implanted and developed outside the normal uterine cavity. जो normal uterine cavity है उसके बाहर जो growth होती है that is called the ectopic pregnancy. ठीक है, अब इस ectopic pregnancy के कुछ implantation sites होते हैं, मतलब आपने कहा कि वो normal uterine cavity से बाहर हो रहा है, normal uterine cavity से अगर वो बाहर होता है तो वो कहाँ होता है? तो एक तो 1% चांसेस है कि 1.5% चांसेस है कि वो यूट्राइन कैविटी के अंदर भी कहीं और होगा, बट जो है अगर एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में हम देखेंगे कहाँ कहाँ होता है तो ट्यूब में होता है और हम देखेंगे कि ट्यूबल प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ट्यूब जो है, इस ट्यूब की बात कर रहे हैं हम, ये जो ट्यूब होता है इस ट्यूब की बात कर रहे हैं हम। इस ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, एम्प्यूला, स्टमस, इन्फेंटिबुलम और इंटरस्टिशियल। तो जो एम्प्यूला है, इन दिस एम्प्यूला 55% चांसेस टू प्रेजेंट द fetal development. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टमस। स्टमस जो है इट हैज 25% चांसेस टू डेवलप द fetus. इन्फेंटिबुलम जो होता है उसमें 80% चांसेस है एंड इंटरस्टिशियल में 20% चांसेस है। इतना सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्स। सबको समझ में आया? यस मैम। एनीवन? राधिका मैम आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। मैम मैम आवाज क्लियर अब आ रही है? मैम जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हो ना तब समझ नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है तब? ओके। एक मैंने जो डेफिनेशन बताई वो समझ में आ गया सबको? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, अब क्या होता है, बेबी की ग्रोथ कैसे होती है? फर्टिलाइज्ड ओवम से होता है। कहाँ होता है? नॉर्मल कैविटी के अंदर होता है। तो जब नॉर्मल कैविटी के अंदर बेबी का ग्रोथ होता है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे कि ट्यूब में हो गया या फिर ओवरी में हो गई या इंटरस्टिशियल में हो गया या फिर कह दो कि एब्डोमेन में कहीं फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये इसके कुछ साइट होते हैं कि अब हम आपने बोला कि कहीं पे भी ग्रोथ होगी तो कहाँ ग्रोथ होगी? तो यहाँ पे या तो यूट्राइन कैविटी के अंदर कहीं और ग्रोथ होगी और दूसरा एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रोथ होती है। तो पहला है कौन सा? एक्स्ट्रा यूट्राइन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन में अपन देखेंगे कि एक्स्ट्रा यूट्राइन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? ट्यूब आ जाएगा, मतलब आपकी फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा ओवरी आ जाएगी, तीसरा आ जाएगा इन सब के अलावा एब्डोमेन आ जाएगा। जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी है, एब्डोमेन है, उसके अंदर भी ग्रोथ होने के चांसेस है। इतना समझ में आया? अब जो है जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। यस मैम। ओके, तो अब मैंने कहा ट्यूब में हो सकती है। ठीक है, अब ट्यूब मतलब यहाँ फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब में 97% चांसेस होते हैं ऑल ओवर सारे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। सबसे ज्यादा आप देखोगे कि किसमें होता है, तो उस किसमें होता है? ट्यूब में होता है। नेक्स्ट वन इज स्टमस। स्टमस में हो सकता है, इन्फेंटिबुलम में हो सकता है और इंटरस्टिशियल में हो सकता है। ठीक है, तो अब ये ट्यूब के एम्पुला में हो सकता है, स्टमस में, इंटरस्टिशियल और इन्फेंटिबुलम में हो सकता है। इसके अलावा ओवरी में हमने देखा 0.5% चांसेस होते हैं। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी, आपने एब्डोमिनल की बात करी, एब्डोमेन बहुत बड़ा है। अब इस एब्डोमेन ये जो एब्डोमेन बड़ा एब्डोमेन है, इसके हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में बहुत रेयर होता है, मतलब रेयर केसेस में प्राइमरी साइट्स में होते हैं। सेकेंडरी में आप देखोगे, सेकेंडरी में इंट्रा पेरिटोनियल रीजन, पेरिटोनियम याद है सबको?
पैराटोनियम याद है सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। ओके, इंट्रा पेरिटोनियम रीजन मतलब पेरिटोनियम के अंदर जो है सबसे मोस्ट कॉमन साइट है एब्डोमिनल में। अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम की ग्रोथ हो रही है तो इंट्रा पेरिटोनियम रीजन में सबसे ज्यादा। देन एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में एक होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। एक्स्ट्रा पेरिटोनियम से मतलब है यहाँ पे आपने सुना होगा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस सुना है आपने पढ़ा भी है। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वहां पर भी जो है फीटस की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है? इतना सबको समझ में आया? आगे अब हम बढ़ते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब हम एक एक देखेंगे जिसमें सबसे कॉमन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने कहा कि 97% चांसेस है कि ये हो सकता है, ठीक है? तो 97% चांसेस में आप ये देखोगे व्हाई द ट्यूबल प्रेगनेंसी ऑकर, मतलब अब यहाँ पे हमको इटियोलॉजी देखनी है। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ट्यूब में ही रह जाता है, ठीक है? कुछ फैक्टर्स हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। उस फैक्टर की वजह से क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम कहाँ रह जाता है, या तो एम्पिला में रह जाएगा, या इंटरस्टिशियल में रह जाएगा, या इंटरम्यूरम में रह जाएगा, या फिर लास्ट वन है कि वो स्टमक में रह जाएगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट से वो यूट्राइन कैविटी तक नहीं आता है। तो इसके दो फैक्टर है, एक तो या तो प्रिवेंटिंग या डिलेइंग ऑफ द माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो माइग्रेशन होता है, जो मूवमेंट होता है वो डिले हो रहा है। दूसरा, या तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो ट्यूबल म्यूकोसा के अंदर फंस के रह गया है। अगर ट्यूबल म्यूकोसा जो है अगर उसी के अंदर रिमेन हो गया तो वो क्या है, मूव नहीं कर पाएगा टू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है? उस ट्यूब में से ओवम या फर्टिलाइज होता है ओवरी से, या कहाँ रहता है, ट्यूब में रहता है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज होता है। अब यहाँ से ये जो है इट डजंट एबल टू मूव फ्रॉम हियर टू द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के अंदर वो नहीं आ पाता है, म्यूकोसा के अंदर जो है वो रिमेन करता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी रह जाती है। तो हमने पहला कहा डिलेइंग और या फिर माइग्रेशन फैक्टर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर किसी फीमेल को, ठीक है, द फर्स्ट कॉज इज if anyone has PID, disease और contraception failure, contraceptive failure जैसे कि IUD या फिर यूज ऑफ प्रोजेस्टिन पिल। ट्यूबल प्रेगनेंसी के कॉज देख रहे हैं अपन। ट्यूबल प्रेगनेंसी का पहला एटियोलॉजी है, अगर किसी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो भी क्या होगा, ट्यूब से मूव नहीं हो पाएगा यूट्राइन कैविटी में, क्या जो ओवम फर्टिलाइज हो चुका है। दूसरा रीजन हो सकता है किसी फीमेल को अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती थी तो अगर ड्यूरेशन ऑन दैट ड्यूरेशन अगर उसका आईयूडी कभी फेल हुआ है, या फिर अगर उसका प्रोजेस्टेरोन पिल जो है वो जो खाती थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर उसका यूज जो है वो फेल हो गया, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो फेल हो जाता है, तो भी इन दैट केस आल्सो
कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, वहां से मूव करने में डिले हो जाता है। जब वो मूव करने में डिले होगा तो क्या होगा, वो वही फर्टिलाइज करने लग जाएगा, ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा रीजन। हमने कहा क्या है कि दूसरा रीजन हो सकता है कि ट्यूबिंग म्यूकोजा के अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ट्यूबल सर्जरी हुई। थर्ड इटियोलॉजी, अगर कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है तो भी इन दैट केस आल्सो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं इसके। इसके बाद अपन देखेंगे क्लिनिकल फीचर ट्यूबल प्रेगनेंसी या बोलो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। First, the types of clinical feature is divided into 3 parts. मतलब अब इसको 3 पार्ट्स में क्लिनिकल फीचर को डिवाइड कर दिया है, एक्यूट, अनरप्चर्ड और क्रॉनिक। और कोल्ड, ठीक है, एक्यूट, अनरप्चर्ड या फिर ओल्ड वन। ओल्ड मतलब क्रॉनिक हो गया। एक्यूट टॉपिक अगर होगा तो क्या सिम्टम आएंगे, पेशेंट की प्रोफाइल देखोगे आप। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्यूट की, ठीक है, एक्यूट की अपन बात करेंगे तो पेशेंट की प्रोफाइल आप देखोगे, शी मे बी 20 to 30 इयर्स ऑफ एज, ये अधिकतर 20 to 30 इयर्स ऑफ एज में होता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड इनफर्टिलिटी रही अगर किसी को तो भी ये हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तो अपन ने पेशेंट की प्रोफाइल देखी। दिस इज द पेशेंट्स प्रोफाइल कि इन दिस बोथ केस she can have the acute symptom of ectopic pregnancy. Next one, mode of onset symptom कैसे आएंगे, onset will be, onset is acute, short period of amenorrhea, abdominal पेन मिलेगा, vaginal bleeding मिलेगी, nausea, vomiting, these are the symptoms। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं हम। देखो हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्यूबल प्रेगनेंसी देखी, उसके बाद हमने इटियोलॉजी देखा। अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी 2-3 कारण हो सकते हैं उसके, एक तो या तो उसका कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हुआ है, दूसरा ये हो सकता है कि पीआईडी है उसको, तीसरा ये हो सकता है कि अगर उसने कोई ट्यूबल सर्जरी कराई है। तो इन दिस बोथ केस, इन दिस 3 केसेस, इसमें ट्यूबल म्यूकोजा के अंदर फंसा रह जा सकता है फर्टिलाइज ओवम, या फिर जो है डिले हो सकता है उसके मूवमेंट में। जब डिले होगा तो ओवम की ग्रोथ तो वहीं पे होने लगेगी, फर्टिलाइज्ड ओवम की जिस जगह पे ग्रोथ होने लगेगी वहीं पे वो फर्टिलाइज मतलब उसकी ग्रोथ डेवलप होने लगेगी, क्योंकि अब वो आगे बढ़ने में डिले हो रहा है तो जो बेफीटस है वो वहीं पे ग्रो करने लग जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर को हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूट। एक्यूट टाइप का अगर जो होता है क्लिनिकल फीचर आती है तो उसमें पेशेंट की प्रोफाइल देखेंगे, अधिकतर इसमें फीमेल होती है, 20 से 30 साल की फीमेल हो सकती है, या फिर दूसरा हो सकता है कि लॉन्ग पीरियड इनफर्टिलिटी रही अगर किसी फीमेल को तो भी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखोगे आप एक्यूट में, सडन ऑनसेट होगा,
ऑनसेट बिल्कुल एक्यूट है। इसके बाद आप देखोगे यूनिलैटरल अनइजीनेस लगेगा, मतलब उसको एक तरफा पूरे टाइम अनइजीनेस लगा रहेगा, मतलब उसको constantly she feels uneasiness and the symptoms starts with a short period of amenorrhea, मतलब यहाँ पे एमेनोरिया कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ एमेनोरिया है, उसको एब्डोमिनल पेन रहेगा, वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा अदर सिम्टम्स हम देखेंगे, उसको नॉजिया, वॉमिटिंग, फीलिंग, अटैक ऑफ सिंकोप्स, सिंकोप्स के अटैक मतलब इपिलेप्टिक अटैक जो है वो आने लगेगा। ठीक है, ये तो जनरल सिम्टम्स हो गए। जब हम इस पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जनरल लुक जो है वो डायग्नोज करना है हमें। पेशेंट लाइज इन क्वाइट एंड कॉन्शियस, ठीक है, वो उसको शांत आपको लिटाना है, उसको वो कॉन्शियस हो, पर्सपिरेशन दिखेगा उसको, और लुक ब्लैंच मतलब वो बहुत ज्यादा थकी हुई, पर्सपिरेट होते हुए दिखाई देगी। पेशेंट इज सीवियरली पेलोर, बहुत ज्यादा पेलोर मिलेगी आपको। ये डिपेंड करता है कितनी पेलोरिटी उसकी डिपेंड करती है कि इंटरनल हैमरेज कितना हुआ है उसको। ठीक है, अब इसके बाद फीचर्स ऑफ शॉक, ऑब्वियसली मैंने कहा था अबॉर्शन के केस में चाहे वो कैसा भी टाइप का अबॉर्शन हो, सिम्टम फर्स्ट सिम्टम विल बी द फीमेल विल ऑलवेज बी शॉक, बस ये डिफरेंस होता है किसी फीमेल में शॉक जो है वो बहुत ज्यादा होता है और किसी को कम होता है। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे फिर हम जब उसका, तो एब्डोमेन जो है बहुत ज्यादा टेंस, टेंडर और ट्यूबिड मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करोगे। बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में आप वजाइनल म्यूकोसा का एग्जामिनेशन भी करना है, आपको फॉर्निक्स भी चेक करना है उसका, और आप देखोगे कि यूट्रस जो है ऐसा दिखेगा कि इट फ्लोट्स इन द वाटर। ठीक है, क्योंकि यूट्रस के अंदर बेबी नहीं है, यूट्राइन कैविटी के अंदर बेबी नहीं है, तो आपको यूट्रस तो ऐसा दिखेगा कि इट इज फ्लोटिंग इन द वाटर। अब ये तो हो गया एक्यूट के सिम्टम्स, अगर एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये इसके सिम्टम हो गए। अब हम अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपी, मतलब यहाँ पे अभी ट्यूब जो है दैट इज नॉट रप्चर्ड, यहाँ पे ट्यूब जो है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे सिम्टम क्या आएगा, डिले, प्रेजेंस ऑफ डिलेड पीरियड या सजेस्टेड प्रेगनेंसी, मतलब यहाँ पे डिलेड पीरियड मतलब एमेनोरिया उसको रुक रुक के आएगा, पीरियड्स जो है इसकी आपको मिलेगी ठीक है, उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आ रहे। दूसरा वन साइड ऑफ द फ्लैंक, मतलब फ्लैंक क्या होता है, दिस पार्ट, तो ये जो फ्लैंक का पार्ट है इस पार्ट में जहां पे प्रेगनेंसी जिस ट्यूब में प्रेगनेंसी सरवाइव कर रही है, मतलब फीटस सरवाइव कर रहा है या डेवलप कर रहा है, उस जगह पे आप उस फीमेल को अनइजीनेस, अनकंफर्ट लगेगा, टाइम टू टाइम कोली की पेन उसको बना रहेगा। अनरप्चर्ड में बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में आप क्या देखोगे, यूट्रस का साइज तो छोटा ही है क्योंकि उसमें एमेनोरिया या पीरियड से अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हुई है, यूट्रस का साइज तो आपको छोटा मिलेगा। पल्सेटिलाइन स्मॉल टेंडर मास फील होगा आपको एक साइड में फ्लैंक के, मतलब ये जो फॉर एग्जांपल बात करें राइट साइड की, तो इस राइट साइड में उसको टेंडर मास फील करेंगे बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में। अब आपको इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना है यहाँ पे, अगर ट्यूबर रप्चर्ड अनरप्चर्ड है तो वही आप ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करवाओगे, HCG करवाओगे और लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कराओगे। ठीक है, द लास्ट वन इज क्रॉनिक या ओल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें ऑनसेट बहुत इंसीडियस होता है, मतलब यहाँ पर ऑनसेट सडन था, यहाँ पर ऑनसेट जो है इंसीडियस ऑनसेट है। सिम्टम क्या क्या आएंगे, एमेनोरिया शॉर्ट पीरियड तक रहेगा, 6 से 6 to 8 वीक्स तक जो है आपको ओल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब फीटस की ग्रोथ अब यहाँ पे 6 to 8 वीक्स तक जा सकती है, मतलब बच्चा अब इस कंडीशन में 8 वीक तक सरवाइव कर सकता है। 8 वीक तक जो है ये मेनोरिया मिलेगा आपको, बच्चा अगर डेथ भी हो गई उसके अंदर तो मतलब ये ओल्ड हो चुका है पर ये मिस्ड अबॉर्शन है। ठीक है, मिस्ड मतलब अब ये कोई सिम्टम नहीं दिया। लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा क्रॉनिक में, वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। अदर सिम्टम्स में आप देखोगे ब्लैडर जो है
बहुत इरिटेट होगा, डिसयूरिया बना रहेगा उसको, फ्रीक्वेंसी और इवन रिटेंशन ऑफ यूरिन, दोनों चीजें आपको मिलेगी। अदर एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट इज टोटली इल, वेरिंग ऑफ पेलोर मतलब वेरिंग डिग्री ऑफ पेलोर दिखेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा पेलोर हो गई है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ शॉक, यहाँ पे कम रहेगा, शॉक मिलेगा पर कम होगा उसको, क्यों? क्योंकि उसको धीरे धीरे जो है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेती है कि उसको पता चल चुका होता है, क्योंकि वो ओल्ड हो गया है, उसे पता है कि अब ये जो है फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल है उसको पता चल गया है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल नहीं है, ट्यूब के अंदर डेवलप हो रहा है और ये जो बेबी है वो कभी भी जो है खत्म हो सकता है, ये बेबी जो है पूरा डिस्ट्रॉय डैमेज हो सकता है, ठीक है। देन टेम्परेचर, फीमेल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि ये ओल्ड हो गया है। मैंने ओल्ड में बताया था कि सेप्टिक होने के चांसेस ओल्ड में ज्यादा होते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो टेंडरनेस मिलेगी, मसल गार्ड जो है लोअर एब्डोमिनल में उस रीजन में अफेक्टेड साइड जो भी होगा वहां पे बहुत ज्यादा टेंडरनेस मिलेगी। बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे हम, तो बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, वजाइनल म्यूकोसा पेन मिलेगी, यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज का दिखेगा बट इट हैज बल्कीनेस इन इट, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई पेल्विक फाइंडिंग नहीं मिलेगा। इतना सबको समझ में आ गया है? एक बार रीड करना, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। आज हमने देखा व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, द मेन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन साइट की हमने कहा डिफाइन इसको किया है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उस वो नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और डेवलप करता है, तो हमने फिर वो साइट्स देखे कि वो ट्यूब एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन में हो सकता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में ट्यूब में हो सकता है, ओवरी में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकता है, ये हमने देखा, इसको पढ़ना एक बार। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो ट्यूबर प्रेगनेंसी वो हमने देखा या तो डिले की वजह से या ट्यूबर म्यूकोसा के अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवम में वो फंस के रह जाता है तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमने सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज की क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में हमने पहले टाइप्स देखे, 3 टाइप्स के एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक तो फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, कोई बताएगा? Anyone? Acute. Unruptured tubal pregnancy. And the third one is Chronic. Very good. Acute जो है वो sudden onset होता है, chronic जो है 20 to 30 years of age की फीमेल्स को होता है, chronic जो है वो after 30 to 40 years, ठीक है। acute जो है इसमें हमने देखा short period of एबॉर्शन में वो मिलेंगे, पर क्रॉनिक में जो है सेप्टिक एबॉर्शन के भी सिम्टम्स मिलेंगे। अगर हमें याद रखना है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। इतना सबको समझ में आया? नोट्स में आप लोग के जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगी। दूसरा डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तब तक आप लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी ये कितना समझ में आया। ओके, सब लोग नोट्स बना रहे हो? Yes, ma'am. सबके बाद नोट लिखे हुए हैं जो साइन किया जा रहा है? Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है। एनी डाउट, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नॉर्मल लेबर हो चुका है अपना बहुत अच्छे से, सबने पढ़ Yes, लिया ma'am. उसको? ओके, दूसरा हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा एबॉर्शन मतलब हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी का एक पार्ट हमने कल देखा, पहले क्लास में देखा था एबॉर्शन। दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तीनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेट, क्लास की अटेंडेंस ले लूं मैं।